So today's topic is basically based on the web penetration testing, and we are going to discuss about the OWASP top 10 vulnerabilities that will be define you what type of vulnerability is basically available in a different types of web applications. Like different technologies पे अगर कोई भी web application डिजाइन किया जाता है तो उनके अंदर कुछ OWASP टॉप 10 जो कि आपके OWASP ने दिया है, लाइक ओपन वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी प्रोजेक्ट जिसे हम बोलते हैं, इसने कुछ 10 वर्नेबिलिटीज ऐसी बताई हैं जो वर्नेबिलिटीज आपके किसी ना किसी वेब एप्लीकेशन के अंदर हमें मिलती ही मिलती हैं। ठीक है, यानी अगर कोई भी एक वेब एप्लीकेशन है तो उनके अंदर हमें इनमें से कोई ना कोई एक वर्नेबिलिटी डेफिनेटली मिल सकती है। ये OWASP टॉप 10 जो है वो आपके 2 ईयर्स के बेसिस पर है। एक तो 2013 ईयर का बेस पे OWASP टॉप 10 डिजाइन किया गया था और एक आपके 2017 के बेसिस पे OWASP टॉप 10 डिजाइन किया गया है। हम जो यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द 2013 बेस्ड OWASP टॉप 10, एंड यहाँ पे आपको वर्नेबिलिटीज पता चलेंगी कि होती क्या क्या है एंड उनमें क्या फ्लॉ हो सकता है, उनकी वर्किंग प्रोसेस क्या है, मतलब क्यों मिलती है वो वर्नेबिलिटी, उनका रीजंस क्या क्या है। तो वो हम चीजें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसका कंप्लीट आपको प्रैक्टिकल पार्ट जो है वेब पेनिट्रेशन टेस्टिंग का, वो आपको जब आप वेब पीटी सीखोगे तो उसमें सीखने को मिलेगा, करने को मिलेगा। बट यहाँ पर जो है हम केवल डिस्कस करेंगे, इनमें से 2-3 वर्नेबिलिटीज को उठाएंगे और उनको रन करा के देखेंगे कि किस तरीके से वो काम कर रही है। ठीक है, फर्स्ट टॉप 10 के अंदर जिसे हम बोलते हैं एसक्यूएल इंजेक्शन। ठीक है, एसक्यूएल इंजेक्शन डिफरेंट टाइप्स की वर्नेबिलिटीज होती है, जैसे कि यू नो वेरी वेल ऑल द एप्लीकेशन व्हिच इज हैविंग अ डेटाबेस इज स्टोर द डेटा बाय द एसक्यूएल कमांड्स, राइट। हमारा जितना भी डेटा है वो एसक्यूएल कमांड्स के थ्रू ही स्टोर हो रहा होगा, दैट इज स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज के थ्रू स्टोर हो रहा होगा। अगर मैं उसकी क्वेरीज के साथ कुछ इंजेक्ट करूं एडिशनल क्वेरीज को, तो उस पार्ट को हम एग्जैक्टली बोलते हैं दैट इज अ एसक्यूएल इंजेक्शन पार्ट। यानी हम उस वेब एप्लीकेशन के ऊपर कुछ एडिशनल क्वेरीज को ऐड कर देते हैं, जिनकी हेल्प से होता क्या है कि वो एसक्यूएल जो है, वो जो वेब एप्लीकेशन है, वो डेटा में जिस टाइप का हमें डेटा चाहिए वो हमें फेच करके देना स्टार्ट कर देता है। तो दिस इज द डन बाय द एसक्यूएल इंजेक्शन। क्यों होता है वो भी हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट ब्रोकन ऑथेंटिकेशन सेशन मैनेजमेंट आएगा, फिर क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग आएगी, दैट इज बेस्ड ऑन द एक्सेस अटैक, insecure direct object defense, that is called IDOR, security misconfiguration, sensitive data exposure, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि we are the users are basically compromise our different types of informations over the cloud. So what type of information is that? तो sensitive data exposure में पता चलेगा। missing function level access control, तो वो आप यहाँ पे देखोगे कौन से ऐसे फंक्शंस हैं जिनकी वजह से आप पर्टिकुलर हैक हो सकते हैं, आपका एप्लीकेशन हैक हो सकता है। क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी क्या होता है? using known vulnerable components, ऐसे कौन से components है जिनको अगर आप यूज करते हो और आपको you know very well कि these are the vulnerable one but still you are using, so that type of vulnerability is basically using known vulnerable components. And the last one, that is unvalidated redirects and forwards. तो इसके अंदर क्या होता है कि आपके जो unvalidated redirects होते हैं, लाइक आपने कोई वेबसाइट ओपन करी, वेबसाइट पे क्लिक करते ही वो आपको डिफरेंट वेबसाइट पे मूव कराने स्टार्ट कर देती है। तो हो सकता है मैं किसी वेबसाइट को किसी इविल वेबसाइट पे मूव करा दूं, राइट। सो दिस टाइप ऑफ थिंग इज बेसिकली डन बाय द अनवैलिडेटेड रीडायरेक्ट्स एंड फॉरवर्ड्स। तो ये टोटल OWASP टॉप 10 वल्नरेबिलिटीज हैं जो कि हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे और इनके देखेंगे कि हमें क्या रिजल्ट यहाँ पे मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले एक एक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है इंजेक्शन vulnerability. Now what is that? That is again based on the SQL commands, and injection attack occurs only if hackers are able to send malicious intended data from an application to the interpreter or say backend of the website. यानी कि आप किसी भी टाइप का मलिशियस डेटा यहाँ पे सेंड करते हो, ठीक है, यानी कि क्वेरीज चलाते हो जिसकी हेल्प से एप्लीकेशन का इंटरप्रेटर या उसका जो बैकएंड होता है वो आपको डेटा फेच करके देने लगता है, कहाँ से? बैकएंड ऑफ द वेबसाइट से। सो दिस काइंड ऑफ थिंग इज बेसिकली डन बिकॉज ऑफ एप्लीकेशंस के अंदर अनट्रस्टेड डेटा अगर आप हो सकता है, या फिर इंटरप्रेटर बैकएंड से आपका डेटा फेच हो सकता हो। तो ये जो है ये आपके एसक्यूएल इंजेक्शन की हेल्प से हम करते हैं वेबसाइट के अंदर। क्यों होता है ये अटैक? बिकॉज ऑफ इम्प्रॉपर ऑफ वैलिडेशन। अगर वेबसाइट के ऊपर प्रॉपर तरीके से वैलिडेशंस नहीं लगे हुए हैं तो मे बी दिस अटैक कैन अकर।
For that is, let's take an example like sign in and sign up field on a web application. Now when a user is trying to sign in and sign up, it requires a user to enter id and password in a certain manner. Like there should be no special character involved. You will be learn about the regular expression. Okay, सो अगर हम एक साइन इन एंड साइन अप का एग्जांपल लें तो आपको करना क्या होता है कि आपको प्रॉपर तरीके से एक क्वेरी डाल, आपको अपना यूजर नेम आईडी यू सॉरी यूजर आईडी और पासवर्ड आपको वहां पे सेट करना होता है। ये यूजर नेम और पासवर्ड आपको सेट करना होता है और प्रेस करना होता है ओके पर। अब एक चीज सोच के चलो, जब हमने फॉर्म बनाया था तो मैंने आपको बताया था रेगुलर एक्सप्रेशन जो कि जावास्क्रिप्ट कोड के थ्रू डिजाइन किए जाते थे, रेगुलर एक्सप्रेशन जिसमें हम करते क्या थे, जैसे ईमेल की इनपुट फील्ड है, तो अगर आपने ईमेल में @ नहीं लगाया है या .com आगे नहीं लगाया, .in नहीं लगाया, डॉट के साथ रिप्रेजेंट नहीं किया, तो वो उस ईमेल को गेट नहीं करता। क्यों नहीं गेट करता? बिकॉज उस केस में वहां पे हमें नहीं मिल रहा कि किस टाइप का डेटा वहां से क्या हो रहा है, वहां पे क्या लगा है, आपका सिक्योरिटी मेथड्स लगे हुए हैं। ठीक है, तो अगर सिक्योरिटी मेथड्स आपके ईमेल के ऊपर लगे हुए हैं, क्योंकि हमने ईमेल पैरामीटर यहाँ पे यूज कर लिया था, तो दैट्स व्हाई वो हमें नहीं, हम कोई भी अनवांटेड डेटा नहीं सेंड कर सकते। बट पहले क्या ऐसा नहीं होता था, अगर वेबसाइट जो है वो रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं यूज करती थी तो उसके अंदर आप कुछ भी इनपुट करा सकते थे, कोई भी स्क्रिप्ट चला सकते थे। तो दैट टाइप ऑफ थिंग इज बेसिकली डन बाय द एसक्यूएल इंजेक्शन, यानी कि एक इनपुट फील्ड के अंदर केवल जिस टाइप का डेटा हम रिसीव कर सकते हैं वही डेटा इनपुट होना चाहिए, ना कि किसी भी टाइप का डेटा इनपुट होना चाहिए, किसी भी टाइप का, सच लाइक जैसे कि आपका कोई एसक्यूएल कमांड रन ना हो उसके ऊपर, या फिर कोई स्क्रिप्टिंग रन ना हो। अगर ऐसा कुछ भी होता है तो वहां पे क्या होगा, आपका एसक्यूएल इंजेक्शन परफॉर्म हो सकता है। सिमिलर व्हेन अ डेवलपर इज सिटिंग ऑन अ वेब और द एप्लीकेशन, so he needs to validate all the parameter, link and domains of the website so that commands और special character don't work। तो अगर उसने प्रॉपर तरीके से वहां पे वैलिडेशंस यूज करे हैं या फिर उसने प्रॉपर तरीके से उसको क्या किया है, सब चीजों को चेक किया है, वैलिडेट किया है, तो उस केस में कोई भी स्पेशल कैरेक्टर्स या स्पेशल कमांड्स वहां पे रन नहीं करती हैं। सो दिस इज द प्रोटेक्शन पार्ट कि आप किस तरीके से अपनी जो कमांड, अपना जो एसक्यूएल इंजेक्शन टाइप की वल्नरेबिलिटी है उससे कैसे अपने एप्लीकेशन को बचा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट होते हैं आपके पास दैट इज कॉल्ड अ ब्रोकन ऑथेंटिकेशन सेशन मैनेजमेंट। नाउ व्हाट इज दैट? In broken authentication or session management, hacker make an attempt to steal account from the another user. Hacker uses leaks and flaws in the authentication or the session management function। तो इस केस में है क्या यहाँ पे ब्रोकन ऑथेंटिकेशन सेशन मैनेजमेंट में कि पर्टिकुलर होता क्या है कि आपका जैसे कि ब्रोकन ऑथेंटिकेशन की अगर मैं बात करूं तो जितनी वेबसाइट्स हैं, अटैकर्स करते क्या हैं, ज्यादातर इनमें टारगेट करते हैं बैंक अकाउंट्स हो गए या फिर किसी आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट हो गई, तो उसके अंदर क्या है, यूजर डिटेल्स होती हैं। उन यूजर डिटेल्स को गेट करने के लिए क्या किया जाता है, ब्रोकन ऑथेंटिकेशन सेशन मैनेजमेंट की वल्नरेबिलिटीज को हम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, क्यों होती है वल्नरेबिलिटी, किस तरीके से मतलब मिलती क्यों है हमें? बिकॉज ऑफ user credentials are not protected when stored using hashes और encryption format। जब भी डेटा स्टोर किया जाता है आपका डेटाबेस के अंदर, तो उस केस में आपका जो पासवर्ड्स वगैरह हैं, आपके जो पर्टिकुलर डेटा है वो किस में स्टोर होना चाहिए, आपके हैशेस में या आपके इंक्रिप्शन फॉर्मेट में स्टोर होना चाहिए। अगर वो इंक्रिप्शन फॉर्मेट में या हैशेस के फॉर्मेट में स्टोर नहीं हो रहा है तो इट मींस वहां पे क्या है, आपका ब्रोकन ऑथेंटिकेशन है। यानी कि आप अगर कोई भी बंदा आपकी साइट के ऊपर जाता है और वहां से अगर उसे यूजर नेम एसक्यूएल कमांड्स को रन करके यूजर नेम डेटा को गेट कर लेता है, तो उस केस में भी हो सकता है आपका पासवर्ड जो है वो स्टोर नहीं हो रहा। या फिर कई बार क्या होता है कि आपका जो पासवर्ड्स वगैरह है, जब भी आप उसको अपने कम्युनिकेशन के थ्रू सेंड कराते हो चैनल के ऊपर, और वहां पे अगर ये इंक्रिप्टेड फॉर्मेट में नहीं जाते हैं, नॉर्मल प्लेन टेक्स्ट में जाते हैं, तो कोई भी अटैकर उनको गेट कर सकता है वाया द MITM अटैक। दिस इज आल्सो द पार्ट ऑफ द ब्रोकन ऑथेंटिकेशन, राइट। नेक्स्ट होती है आपकी वल्नरेबिलिटी, क्यों हो सकता है इसमें, दूसरा रीजन क्या है, क्रेडेंशियल्स कैन बी गेस्ड और ओवररिटन थ्रू अ वीक मैनेजमेंट फंक्शन।
हो सकता है जो क्रेडेंशियल्स आपने वहां पे रख रखे हैं वो आपके समथिंग लाइक अ डिफॉल्ट वंस हो, जिसकी वजह से आपका जो पर्टिकुलर डेटा है वो ब्रीच हो सकता है, उसको गेस किया जा सकता है अटैकर्स की तरफ से, और आपके जितने भी क्रेडेंशियल्स हैं वो सारे क्या करेंगे, वो आइडिया लगा लेंगे कि बंदा जो है हो सकता है एडमिन यूज कर रहा हो, रूट यूज कर रहा हो, उसका पासवर्ड कुछ ट्राई कर लेंगे. So this kind of thing is basically done by the broken authentication. This is the reason why the broken authentication is done actually. नेक्स्ट होता है सेशन आईडी आर एक्सपोज्ड इनटू द यूआरएल. हो सकता है जो सेशन आईडी आप यूज कर रहे हो वो आपकी यूआरएल के अंदर जा रही हो वाया द गेट पैरामीटर. तो अगर गेट पैरामीटर के थ्रू यूआरएल के अंदर आपकी आईडी जा रही होगी तो उस केस में हम क्या नहीं, हमारे पास क्या प्रॉब्लम आएगी, दैट इज अ सेशन मैनेजमेंट केस. कि सेशन जो है वो पूरी तरीके से मैनेज नहीं किया गया फॉर्म के अंदर, जिसमें जितना भी डेटा जा रहा है वो आपका यूआरएल में रिप्रेजेंट हो जाता है. नेक्स्ट होगा सेशन आईडी डोंट टाइम्ड आउट. सेशन आईडी जो है वो टाइम्ड आउट नहीं होती. सेशन आईडी टाइम्ड आउट नहीं होती का मतलब है कि जो सेशन आईडी है, अगर आपने जैसे कि एग्जांपल की बात करूं, जैसे फेसबुक के टाइम पे टाइम था फेसबुक पे, जिसमें क्या था कि आप अगर फेसबुक पे लॉग आउट कर देते थे और फिर आपने लॉग इन किया सबसे पहले, फिर आपने लॉग आउट किया और वेबसाइट के ब्राउजर में से उसको वेबसाइट को बैक कर दिया. ऊपर जो बटन होता है उसको प्रेस करके आपने उसको बैक कर दिया, बैक फॉरवर्ड कर दिया है ना. तो उस केस बैकवर्ड कर दिया, तो उस केस में होगा क्या कि वो वापस से आप लॉग इन हो जाते हो. तो दैट टाइप ऑफ vulnerability is basically called as a session management vulnerability, कि वहां पे जो है प्रॉपर तरीके से सेशन को मैनेज नहीं किया गया है. ठीक है. नेक्स्ट होता है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग. तो ये समझ में आई, ब्रोकन ऑथेंटिकेशन, सेशन मैनेजमेंट. यस. नेक्स्ट है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग. अब देखो क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग क्या है. इट इज एन अटैक इन विच हैकर्स आर एबल टू एग्जीक्यूट जावास्क्रिप्ट कोड ऑन अ वेबसाइट. इट इज ऑफ 3 टाइप्स. पहला है एक्सेसेस रिफ्लेक्टेड, दूसरा एक्सेस स्टोर्ड, तीसरा है डॉम एक्सेसेस. अब देखो तीनों में सबसे पहले ये समझो क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग होता क्या है. हमारी आज की डेट में जितनी वेबसाइट बनती है हम आज की डेट में जितनी वेबसाइट्स बनाते हैं वो सारी वेबसाइट्स आपके जावास्क्रिप्ट कोड का क्लाइंट एंड साइट पे यानी फ्रंट एंड साइट पे यूज करती हैं. तो अगर वो जावास्क्रिप्ट का यूज कर रही हैं तो हम उसके अंदर कुछ जावास्क्रिप्ट के कुछ ऐसे कोड्स होते हैं जिन्हें स्क्रिप्टिंग कोड्स कहते हैं. अगर हम वो स्क्रिप्टिंग कोड्स आपके पर्टिकुलर उस वेबसाइट के अंदर रन कराएं ऑन द इनपुट फील्ड्स, तो हो सकता है कि अगर वहां पे वैलिडेशन नहीं है तो वो रन करेगा और रन करके हमें इंफॉर्मेशन दे सकता है. राइट. तो किस तरीके से होता है, दे आर बेसिकली ऑफ 3 टाइप्स. जिसमें सबसे पहला है आपका रिफ्लेक्टेड एक्सेसेस. रिफ्लेक्टेड एक्सेसेस का मतलब ये है कि जावास्क्रिप्ट के स्क्रिप्टिंग कोड को आपने एक बार चलाया, उसने आपको रिजल्ट दिया, दैट्स इट. आप जैसे ही रिफ्रेश करोगे वो चलना बंद हो जाएगा. तो दैट काइंड ऑफ थिंग इज बेसिकली डन बाय द एक्सेसेस रिफ्लेक्टेड. ठीक है. नेक्स्ट होता है आपका एक्सेस स्टोर्ड. अब देखो एक्सेस स्टोर्ड में क्या है बेसिकली कि हमने जैसे सपोज दैट कोई भी एक जावास्क्रिप्ट का कोड चलाया. अब वो जावास्क्रिप्ट का कोड जो है वो केवल वन टाइम नहीं चलेगा, वो जाके डेटाबेस में स्टोर हो जाएगा उस इनपुट फील्ड के ऊपर. तो जितनी बार आप उस कोड को, जितनी बार आप पेज को रिफ्रेश करोगे वो डेटा जो है डेटाबेस से रिकॉल होगा, बार बार फेच होगा और हमें क्या देगा, आउटपुट देगा ऑन द ब्राउजर. तो दिस इज अगेन done by the access, and the flaw is basically because of that website is using a JavaScript code, right? Next है आपका DOM accesses. Now what is that? DOM accesses. DOM accesses are basically called as a data object model. Now what is that data object model? Data object model में होता क्या है basically ये समझो कि कई बार क्या होता है हमारे पास जावास्क्रिप्ट के कुछ ऐसे कोड्स होते हैं जो डॉक्यूमेंट कोड्स में आते हैं, जिनमें हम राइट कर सकते हैं, कुकीज निकाल सकते हैं, सेशन गेट कर सकते हैं, है ना, अलग अलग और एक्टिविटीज कर सकते हैं. तो ये जो एक्टिविटीज करते हैं ये करते हैं DOM के थ्रू, यानी कि डेटा ऑब्जेक्ट मॉडल के थ्रू. तो उसमें डेटा हम निकाल सकते हैं बाय द यूजिंग ऑफ डॉक्यूमेंट टैब फंक्शंस. तो हम डॉक्यूमेंट फंक्शंस का यूज करते हैं एंड उनसे हमें डेटा मिल जाता है. लाइक सेशन आईडी सबसे ज्यादा यूज करी जाती है इसमें सेशन आईडी निकालने के लिए. लाइक सपोज दैट आपने किसी वेबसाइट पे लॉगिन किया, वहां पे इनपुट फील्ड मिली और इनपुट फील्ड में आपने जावास्क्रिप्ट कोड चलाया
and that site is not having some permission या having some security to break down this JavaScript code. So in that scenario कोड रन करेगा और आपको रिजल्ट मिलेगा, जिसमें रिजल्ट में आपको क्या मिलेगा, उसका प्रॉपर तरीके से आपको जो भी चीज चाहिए वो आप वहां से निकाल लोगे। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा यूज होता है क्योंकि हर वेबसाइट जो है वो जावास्क्रिप्ट कोड का यूज करती है। तो दिस अटैक कैन बी can be used by hacker to execute JavaScript code in victim browser to hijack user session, defame website, insert content, etc. etc. ठीक है, क्यों होता है, why this attack occur? Because of improper of validation। अब एक चीज खुद सोचो, अगर मेरे पास कोई एक इनपुट फील्ड है तो क्या उस इनपुट फील्ड के अंदर आपका किसी भी टाइप का कोई स्क्रिप्ट कोड रन करना चाहिए? ऑफ कोर्स नॉट, क्योंकि अगर रन करेगा तो उस केस में आपकी वल्नरेबिलिटी वहां पे मिलेगी और वो जो वल्नरेबिलिटी है उसका यूज करके कोई भी हैकर किसी भी टाइप का डेटा को आपके पीछे डेटाबेस से गेट कर सकता है। नेक्स्ट होगा अनसेफ जावास्क्रिप्ट एपीआईज। कई बार क्या होता है कि हम जावास्क्रिप्ट के एपीआईज को लोड कराते हैं एप्लीकेशन बेस पे, जिसमें हम अब किसी भी एप्लीकेशन के अंदर उसे लोड करा देंगे, तो जब भी वो रन करेगा एप्लीकेशन तो उसके साथ जावास्क्रिप्ट के एपीआई कोड भी ऑटोमेटिकली रन करेगी। तो अगर एपीआई के अंदर कोई प्रॉब्लम है और आप एपीआई को हैक कर लेते हो तब भी आप सिस्टम के अंदर एंट्री ले सकते हो। ठीक है, इसके लिए जो आपका जैसे द पेन टेस्टिंग ऑफ अ वेबसाइट कैन इजीली प्रोटेक्ट एक्सेस अटैक। जब हम पेन टेस्टिंग करते हैं तो हम वेबसाइट को इजीली प्रोटेक्ट कर सकते हैं वाया द एक्सेस अटैक से। किस तरीके से? कैन आल्सो बी फाउंड लाइक सिंपल कोड एनालिसिस प्रोसीजर। आप सिंपल कोड एनालिसिस प्रोसीजर का अगर यूज करते हो तो आप उस वेबसाइट को डेफिनेटली प्रोटेक्ट कर पाओगे। किस अटैक से? आपके एक्सेस अटैक से। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इनसिक्योर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रेफरेंस। नाउ दिस वल्नरेबिलिटी इज बेसिकली कॉल्ड एज अ आईडोर वल्नरेबिलिटी। अब इसके अंदर होता क्या है ये समझ लो। It is a vulnerability in which an attacker who is authorized to his or her own dashboard is able to gain access to some other user's account by changing his or her own object reference assigned by the app। मतलब इसका मतलब ये होता है इस वल्नरेबिलिटी में कि जैसे कि सपोज दैट यू आर गोइंग टू लॉग इन विद योर अकाउंट एंड which is having an IP like कौन सी आपको आईपी मिली? लाइक आपको आईपी नंबर 5 मिली, आईडी नंबर 5, नॉट आईपी नंबर 5, आईडी आपको मिली 5। ठीक है, अब होगा क्या कि हो सकता है जो अदर यूजर आपके साथ है वो भी लॉग इन करे, उसकी आईडी जो है वो सपोज करो 23 है, उसने अपने उस पे लॉग इन किया है, आपने अपने अकाउंट पे लॉग इन किया। अब आप इसमें कर क्या सकते हो कि हम डायरेक्टली जो सेकंड वाला पर्सन है उसकी आईडी गेट कर सकते हैं। मतलब उसके आईडी को अगर हम रिप्लेस कर दें एग्जिस्टिंग आईडी के साथ तो उस केस में होगा क्या कि हम डायरेक्टली उस सेकंड वाले पर्सन के अकाउंट पे लॉगिन हो जाएंगे विदाउट पुटिंग देयर क्रेडेंशियल नेम्स। तो दिस काइंड ऑफ वल्नरेबिलिटी इज बेसिकली कॉल्ड एज अ आईडोर व्हिच इज दैट इज इनसिक्योर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रेफरेंस। क्लियर है गाइस? यस सर। तो हम आईडोर देखेंगे भी कैसे काम करता है। ठीक है, सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन। नाउ व्हाट इज दैट सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन? इस वल्नरेबिलिटी में क्या होता है, एज द नेम इज सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन, व्हाट इज मींस is imaging a web app having a admin account on it or just having default account with default password but having certain privileges. Now if you run a website which has default accounts configured and your website is available in the public domain, now from an attacker perspective he and she can actually go out and try out default credentials and would be able to log in a website। तो इसमें करते क्या है ये समझ लो इस सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन में कि मे भी हो सकता है कि जिस एप्लीकेशन के ऊपर आप इसको ट्राई कर रहे हो उस एप्लीकेशन में जो भी आपका लॉगिन पैनल है उसके जो अकाउंट डिटेल्स हैं, अकाउंट क्रेडेंशियल्स हैं, वो आपको डिफॉल्ट मिल जाए। तो अगर आपको डिफॉल्ट मिल जाते हैं उस केस में आप इसके ऊपर डायरेक्टली लॉगिन कर सकते हो। तो क्यों होता है ये अटैक? बिकॉज कीपिंग डिफॉल्ट क्रेडेंशियल्स
हो सकता है जो क्रेडेंशियल यूज करे गए हैं वो आपके डिफॉल्ट रहे हैं, या यूजिंग ए कंपोनेंट और प्लगइन व्हिच मे हैव सम डिफॉल्ट क्रेडेंशियल्स, या फिर आपने जो कंपोनेंट यूज किए हैं या फिर जो आपने प्लगइन्स यूज किए हैं, विजेट्स यूज करे हैं, उसके अंदर कोई भी एडिशनल आपने प्लगइन वगैरह ऐड कराया है या फिर आपने किसी भी टाइप का एक्स्ट्रा विजिट्स ऐड कराए हैं, तो हो सकता है उसके अंदर कोई कैमरा हो सकता है उसके अंदर कोई माइक्रोफोन हो, जिसकी हेल्प से आपके सारे क्रेडेंशियल जो हैं वो क्या हो जाए, गायब हो जाए। तो दिस काइंड ऑफ थिंग इज आल्सो डन बाय द keeping your credentials default। इसका एक और भी होता है रीजन कि हो सकता है आपकी डायरेक्टरी लिस्टिंग इज नॉट डिसेबल ऑन द सर्वर। जो डायरेक्टरी लिस्टिंग है वो आपने सर्वर के ऊपर क्या नहीं कर रखी, डिसेबल नहीं कर रखी, तो उस केस में कोई भी पर्सन अंदर आता है उस यूआरएल पे स्लैश मारता है, स्लैश मारते ही वो इसके अंदर जा सकता है। तो दिस काइंड ऑफ थिंग इज आल्सो डन बाय द डायरेक्टरी लिस्ट सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन। सो इसके लिए भी वही वाली बात है कि अगर आपने अपने क्रेडेंशियल जो स्टोर करा लो, अगर आपने उनको ध्यान नहीं रखा और प्लेन टेक्स्ट में दे दिया, तो उस केस में आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो मेक श्योर कि आप जो भी पासवर्ड वगैरह सेट करो वो आपका क्या हो, प्राइवेट हो, प्लस उसे कोई और भी जना चेंज ना कर सके, ना ही देख सके। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन। Next is sensitive data exposure. Okay, just give me 5 minutes. I'll be back. नेक्स्ट वल्नरेबिलिटी देखते हैं, दैट इज सेंसिटिव डेटा एक्सपोजर, है ना। तो सेंसिटिव डेटा एक्सपोजर क्या होता है? सेंसिटिव डेटा एक्सपोजर इज अ वल्नरेबिलिटी दैट अकर्स व्हेन अ हैकर इज एबल टू गेन एक्सेस टू द सेंसिटिव डेटा इन मोशन और रेस्ट और इवन एट द कस्टमर यूजर ब्राउजर्स। देखो यहाँ पे क्या है कि आपका जो डेटा है, सेंसिटिव डेटा एक्सपोजर, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि हमारे पास कुछ टाइप्स ऑफ डेटास होते हैं जो कि हम स्टोर कराते हैं, जिसे हम टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशंस बोल रहे थे। एंड वो इंफॉर्मेशन अगर आपके डेटाबेस में नॉर्मल किसी प्लेन टेक्स्ट में स्टोर होती है, इंक्रिप्शन फॉर्मेट में स्टोर नहीं होती है, तो अगर कोई भी हैकर उनको रिट्रीव करता है तो डायरेक्टली वहां से डेटा को गेट कर लेता है। दिस टाइप ऑफ वल्नरेबिलिटी इज बेसिकली कॉल्ड एज अ सेंसिटिव डेटा एक्सपोजर वल्नरेबिलिटी। तो दिस इज वेरी सिंपलेस्ट वल्नरेबिलिटी, बट स्टिल इसके अंदर क्या होता है कि आपके जितने भी डेटा है वो आपका कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाता है। ठीक है, तो कई बार क्या है कि मे बी वो एसएसएल के थ्रू ना जा रहा हो, या फिर आपका ऑटोमेटिकली डेटाबेस के अंदर स्टोर हो रहा है लेकिन इंक्रिप्शन फॉर्मेट नहीं है उसमें, या फिर हो सकता है जो आपका डेटा वहां पे स्टोर कर रहे हो हम, वो आपका डेटाबेस में ना स्टोर होके एक फाइल में स्टोर हो रहा हो, है ना। तो दिस काइंड ऑफ थिंग्स इज बेसिकली परफॉर्म या इज बेसिकली कमिंग वल्नरेबिलिटी दैट इज सेंसिटिव डेटा एक्सपोजर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मिसिंग फंक्शन लेवल एक्सेस कंट्रोल। नाउ ये वल्नरेबिलिटी क्या काम करती है? इट इज एन अटैक इन विच हैकर और anonymous person is able to access an application interface that it would otherwise never been able to access। मतलब क्या है कि जैसे कि कोई भी एक वेबसाइट है, आई एम जस्ट गिविंग सम एग्जांपल लाइक anywebsite.com, कोई एक वेबसाइट है, उसके आगे स्लैश लगा के यूजर लगा दिया आपने, तो इस टाइप की वल्नरेबिलिटी को हम बोलते हैं मिसिंग फंक्शन लेवल एक्सेस कंट्रोल। यानी कि वल्नरेबिलिटी है, हमने उसके डायरेक्टरीज लगाई और उससे मुझे क्या हुआ, एडमिन पैनल ओपन हो गया, उससे क्या हुआ, मुझे उसका लॉगिन पैनल ओपन हो गया। तो अगर इस टाइप का कोई भी चीज वहां पे परफॉर्म हो रही है और उसके बाद आप उसको एक्सेस भी कर पा रहे हो, then this type of vulnerability is basically called as a missing function level access control, जिसमें इंडेक्सिंग की भी प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट होती है आपकी क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी। नाउ व्हाट इज दैट? इन दिस अटैक द हैकर आर क्रिएट अ फोर्स http रिक्वेस्ट टू द विक्टिम, trick victim into submitting the request via the immediate tab or access। मतलब इसमें होता क्या है कि जैसे कि कोई एक vulnerability, कोई एक पेज है, पेज के ऊपर हमने क्या किया, एक यूआरएल हमने एक पेज बनाया जिसपे एक इमेज लगा रखी है। ठीक है, और बंदा क्या करता है, अपने ब्राउजर पे जाता है, उस पेज को खोलता है, उस वेबसाइट को खोल के रखता है। वहीं उसने साइड में क्या कर रखी है, एक और वेबसाइट खोली है जो कि उसकी बैंकिंग की वेबसाइट है, कोई भी वेबसाइट लाइक anywebsite.com। मैंने जो उसको इमेज भेजी है, उस इमेज पे एक वो है, जस्ट क्लिक ऑन दिस, प्ले द गेम एंड विन आईफोन 12। तो अगर मैं इस टाइप का कोई एक इमेज बना के सेंड करता हूँ उसे, या फिर कोई एक्सेस टाइप का अटैक करता हूँ, तो उस केस में
कोई जो भी वेबसाइट है उसके अंदर जो भी फंड ट्रांसफर वो कर रहा होगा, जो भी डेस्टिनेशन अकाउंट नंबर होगा वो मेरे पास डायरेक्टली सेशन के थ्रू गेट होके आ जाएगा एंड उसके बाद में उसके अंदर चेंजेस करके उसको फॉरवर्ड कर दूंगा और जितने भी डेटा है वो मैं उस वहां से सेंड होके मेरे पास सेंड हो जाएगा, वहां ना सेंड होके, ठीक है। तो दिस काइंड ऑफ vulnerability is basically called as a cross site request forgery। क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह पे होती है। तो जब आप वेब पेनिट्रेशन टेस्टिंग अगर जिसने ले रखे है डिप्लोमा कोर्स, तो उसमें जब आप पढ़ोगे तो आपको सब में आएगा कि क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी किस तरीके से डिफरेंट वेज में काम करती है, ठीक है। नेक्स्ट आपका यूजिंग कंपोनेंट विद नोन वल्नरेबिलिटीज। यूजिंग कंपोनेंट विद नोन वल्नरेबिलिटीज का मतलब है, in this case hacker tried to discover a weak management through scanning or manual analysis and then either find out the exploit if already available or write an exploit। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस वाली वल्नरेबिलिटी के अंदर हम ऐसे एक्सप्लॉइट्स ढूंढते हैं जो ऑलरेडी उस वर्जन के ऊपर या उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के अंदर यूज हो। जैसे वर्डप्रेस की अगर वेबसाइट ले लें या फिर आपका कोई भी एक ऐसी वेबसाइट ले लें जो कि RCE की कनेक्टिविटी हमें देती है ना। तो उस केस में हम उसका एक्सप्लॉइट यूज कर सकते हैं बिकॉज RCE के एक्सप्लॉइट मोस्ट ऑफ द टाइम आपको मिलते हैं देखने के लिए। तो दैट काइंड ऑफ वल्नरेबिलिटी इज बेसिकली कॉल्ड एज अ यूजिंग कंपोनेंट विद नोन वल्नरेबिलिटीज। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट है अनवैलिडेटेड रीडायरेक्ट्स एंड फॉरवर्ड्स। नाउ व्हाट इज दैट? इसके अंदर क्या है, अटैकर लिंक्स टू अनवैलिडेटेड रीडायरेक्ट्स एंड ट्रिक विक्टिम इनटू क्लिकिंग इट। अटैकर टारगेट अनसेफ फॉरवर्ड्स टू बाईपास सिक्योरिटी चेक्स। तो इस केस में क्या है, जैसे कि तो एक वेबसाइट है, अब वेबसाइट में आपने जो रिक्वेस्ट फाइंड आउट करी उसमें कहीं पे भी कोई रिडायरेक्शन यूज हो रहा था, आपने उस रिडायरेक्शन में क्या किया, एक ईमेल वेबसाइट कोई भी एक मैनेजर वेबसाइट का लिंक दे दिया और उसको फॉरवर्ड कर दिया। अगर वो वेबसाइट उसको उसके ऊपर ले गई तो दिस काइंड ऑफ थिंग इज बेसिकली डन बाय द अनवैलिडेटेड रिडायरेक्शन फॉर। दिस इज द लास्ट वल्नरेबिलिटी। सो देयर इज टोटल 10 vulnerabilities OWASP top 10 जिनके अंदर हम पढ़ते हैं और इससे हमें पता चलती है कि vulnerabilities जो है एक्चुअल में किस तरीके से काम करती है और किस तरीके का डेटा हमें देती है, ठीक है। यस सर। अब इनमें से हम दो चार वल्नरेबिलिटीज को उठाएंगे और टेस्ट करेंगे, जैसे कि बता देता हूँ। जैसे हम एसक्यूएल इंजेक्शन को चेक करेंगे बिकॉज एसक्यूएल इंजेक्शन आपका सीएच के अंदर दे भी रखा है। दूसरा हम इनसिक्योर डायरेक्ट ऑपरेट रेफरेंस चेक करेंगे एंड तीसरा हम सेंसिटिव डेटा एक्सपोजर की वल्नरेबिलिटी देखेंगे। तो तीन वल्नरेबिलिटीज यहाँ पे चेक करके देखेंगे और देखेंगे क्या उससे हमें रिजल्ट मिल रहा है। नाउ नेक्स्ट पार्ट आता है आपका इंट्रोडक्शन ऑफ डीबीएमएस। अब देखो इंट्रोडक्शन ऑफ डीबीएमएस हमने ऑलरेडी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ रखा है बट स्टिल थोड़ा सा और देख लीजिए डेटाबेस है क्या। तो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द डेटाबेस, तो डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर्ड डेटा सेट व्हिच कंटेन ऑल द डेटा like important credential logs etc. Yeah, you can say that the database is a structured set of structure with the combination of rows and columns and store the data into the formats of entities, and that entity is such like important credentials, log files, different types of usernames and password, etc. So these kind of things is basically called as a, yeah, this kind of thing is basically called as a database, that is called a DBMS, database management system। तो ये database के अंदर आपका स्टोर होता है। अब database management system क्या है, देखो अगर हम DBMS की बात करें, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की, तो जो स्टोरेशन प्रोसेस है ना, डेटाबेस क्या हो गया, कलेक्शन ऑफ सेट ऑफ कलेक्शन विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम, ये तो हो गया आपका डेटाबेस। बट उसके अंदर डेटा स्टोर हो रहा है वो हम किस फॉर्मेट में कर रहे हैं, वो एंटिटीज के फॉर्मेट में वहां पे स्टोर कर रहे हैं। तो वो जो एंटिटीज किस तरीके से स्टोर करनी है वो आपको बताता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, दैट इज कॉल्ड अ डीबीएमएस, ठीक है। नाउ डेटाबेस जो है वो आपका दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है आपका एसक्यूएल डेटाबेस और होता है नो एसक्यूएल डेटाबेस। तो गाइस ये आपका होमवर्क है, आप इसको लिख लो कि आपको ये पढ़ के आना है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसक्यूएल डेटाबेस एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नो एसक्यूएल डेटाबेस। बिकॉज़ एसक्यूएल डेटाबेस जो है वो आपने ऑलरेडी पढ़ा है बट स्टिल यू नीड टू लर्न अबाउट द नो एसक्यूएल डेटाबेस एट लीस्ट, ओके। सो
जब आप इनको पढ़ोगे तो आपको आइडिया होगा कि जैसे कि अगर हम एसक्यूएल डेटाबेस की बात करें तो उसमें होता क्या है, जैसे एक टेबल है, टेबल नेम इज अ मेंबर। तो मेंबर क्या है, एक टेबल का नाम है जिसमें डेटा स्टोर हो रहा है, लाइक नेम, आईडी, नंबर, ईमेल, एड्रेस, एज, है ना। यहाँ पे डेटा क्या कर रहा है, स्टोर हो रहा है। जैसे दीपक है, दीपक की आईडी 10 है, उसका नंबर ये है, उसका फेसबुक आईडी, सॉरी याहू आईडी, ईमेल आईडी ये है, उसका एड्रेस है, उसकी एज है, ठीक है। वैसे ही गगन की है। अब क्वेरीज किस तरीके से चलती हैं, लेट्स सी। तो मैंने कहा कि सिलेक्ट ऑल द पीपल which is have less which is have age less than 30, यानी उन सबको सिलेक्ट करो जिनकी एज 30 से कम है। तो अब डेटाबेस के अंदर बहुत सारा डेटा होगा ना, तो उसके अंदर से फिल्टर लगेगा जिसमें एज 30 से कम होता है। हम क्वेरी क्या चलाएंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम मेंबर, सिलेक्ट करो सब कुछ सबसे पहले मेंबर से, लेकिन कब सिलेक्ट करना, वेयर एज इज लेस देन 30। अगर एज जो है वो आपकी 30 से कम है तो सिलेक्ट कर लो। तो उस केस में दोनों डेटा हमारा सिलेक्ट होगा, दोनों डेटा आपको रिप्रेजेंट हो जाएगा कहाँ पर, आपके डेटाबेस के, यानी कि आपके यूआरएल पे, या जहां भी आप उसको फेच कर रहे हो वहां पे, ठीक है। तो ये इस तरीके से काम करते हैं। तो वी ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट दीस क्वेरीज, जो हमने ऑलरेडी उसमें यूज करे थे, पीएचपी जो हमने पढ़ा था, तो इन सारी क्वेरीज को हमने वहां पे क्या किया था, यूज करके देखा। जिसमें हमने देखा था सिलेक्ट क्वेरी कैसे काम करती है, अपडेट क्वेरी कैसे काम करती है, डिलीट कैसे काम करती है, इंसर्ट इनटू, क्रिएट डेटाबेस, अल्टर डेटाबेस, क्रिएट टेबल, अल्टर टेबल, ड्रॉप टेबल, वे सिलेक्ट from trainees क्या है, table name, and where that is showing the data in columns, tables and columns, ठीक है। तो ये टोटल आपका डेटा है जो हमने यहाँ पे क्या किया है, यूज किया है। यहाँ पे क्वेरीज आप यूज करोगे जिनमें आपको इन क्वेरीज को चला चला के देखना है, चाहे तो आप वहां से पढ़ सकते हो, अदरवाइज आप इनको अलग से भी चला के देख सकते हो। तो इस केस में जो आपको पढ़ना है, एक तो आपको डिफरेंस पढ़ना है एसक्यूएल एंड नो एसक्यूएल में, एंड आपको दूसरा जो चीज है वो पढ़ना है मोंगोडीबी एंड माईएसक्यूएल डेटाबेस के बीच कि क्या होता है। क्लियर है गाइस? यस सर। तो सबसे पहले मैं इसकी फाइल्स आपको शेयर कर देता हूँ, देन फिर हम इसके आगे वाले पे चलेंगे, जिसमें हम आज दो वर्नेबिलिटीज केवल देखेंगे। जो वर्नेबिलिटी कौन सी है आपकी, एक तो आइडोर की वर्नेबिलिटी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, एंड दूसरी हम वर्नेबिलिटी करेंगे सिक्योर सेंसिटिव डेटा एक्सपोजर की, ठीक। फिर जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम वर्नेबिलिटी डिस्कस करेंगे एसक्यूएल इंजेक्शन। सो फर्स्टली आई एम जस्ट गोइंग टू शेयर दिस नोट विद यू, देन फिर कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, जब भी हम वर्नेबिलिटीज को टेस्ट करेंगे तो हम उनके लिए एक अपना कोई एक प्रोजेक्ट लेके चलेंगे, कोई एक टेस्टिंग प्लेटफॉर्म लेके चलेंगे जिनके ऊपर हम क्या कर सके, वर्नेबिलिटीज को टेस्ट कर सके। बिकॉज हम डायरेक्टली किसी भी एप्लीकेशन पे जाके विदाउट परमिशन हम वर्नेबिलिटीज को टेस्ट नहीं कर सकते। सो हम यहाँ पे जो टेस्टिंग प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं उसमें मैंने यूज किया है दैट इज DBWA, that is a testing platform called as a DAM vulnerable web application। क्या बोलते हैं, DAM vulnerable web application। तो हम इसका यूज करेंगे। प्लस एक आपकी और टेस्टिंग वेबसाइट है जो लाइव वेबसाइट है, हम उस पर भी इसको टेस्ट कर सकते हैं एसक्यूएल इंजेक्शन को। बट फिलहाल के लिए आपको DAM vulnerable web application को अपने सिस्टम में क्या कराना है, अपने लोकल सर्वर जो मैंने आपको वैम बताया था या XAMPP जो बताया उसके अंदर आपको इसको इंपोर्ट कराना पड़ेगा, ठीक है। तो किस तरीके से करना है, क्या करना है, तो मैं आपको एक फाइल दूंगा जो कि आपकी DBWA की होगी। फाइल को आप करोगे क्या, नॉर्मली वहां पे इंक्लूड कराओगे किसके अंदर, अगर आप XAMPP यूज करते हो तो आप XAMPP के अंदर htdocs के अंदर करा सकते हो, या फिर आप WAMP यूज करते हो तो आप WAMP के अंदर WWW के अंदर करा सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए आपको अपाचे और MySQL स्टार्ट करना पड़ेगा। तो करना कैसे है, जस्ट सिंपल, आपको अपने सी में अंदर जाना है, और सी में मैंने यहाँ पे यूज किया है वैम डायरेक्टरी। वैम के अंदर मैं गया WWW, एंड WWW में मैंने यहाँ पे मुझे मिला है आ गया DBWA मास्टर, ठीक है। इसको ओपन किया तो इसके अंदर ये पड़ी सारी फाइल्स, ठीक। एक्सेस करने का देयर इज वेरी सिंपल मेथड, जस्ट ओपन द ब्राउजर, जो भी आप यूज कर रहे हो उस ब्राउजर को आप ओपन कर लो, और वहां पे जस्ट नॉर्मली लोकल होस्ट, एंड जो भी आपका प्रोजेक्ट है जस्ट क्लिक ऑन द प्रोजेक्ट नेम, एंड आफ्टर दैट
एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा, दैट इज द वेलकम टू डैम वल्नरेबल वेब एप्लीकेशन। अब आपको इसके अंदर क्या करना है, हम एसक्यूएल इंजेक्शन टेस्ट करेंगे, बट उससे पहले हम बाकी चीजें टेस्ट करते हैं, दैट इज अ पार्ट ऑफ लाइक IDOR एंड समथिंग सेंसिटिव डेटा एक्सपोजर, राइट। सो यहाँ पे आपको याद होगा दो मेथड यूज करे जाते हैं, जिनमें हमने मेथड में क्या यूज किया है, गेट मेथड एंड पोस्ट मेथड। तो आइडोर में एक चीज होती है, यानी कि हमें वल्नरेबिलिटी तभी मिल सकती है, आइडोर वल्नरेबिलिटी, जब हमें गेट और पोस्ट मेथड पता हो क्या है। तो गेट मेथड क्या है, इट इज अ मेथड यूज्ड बाय वेब एप्लीकेशन इन दिस टाइप of request, all the request made sent in a plain text, that is request at visible at the address bar. It is very insecure method, as if one person is shoulder surfing, he will be able to grasp your credential, and this method is also helpful for several attacks. देखो होता क्या है, इस मेथड के थ्रू आप करते क्या हो, वेब एप्लीकेशंस की रिक्वेस्ट को पास करते हो, जिसमें हम देखते हैं कि जब भी अगर आपकी कोई भी रिक्वेस्ट पास हो रही है गेट मेथड के थ्रू, ठीक है, और वो क्रेडेंशियल्स जो हैं वो उसके थ्रू जा रहे हैं, तो उनको हम क्या कर सकते हैं, शोल्डर सर्फिंग करके, अगर गेट मेथड में जा रहे हैं एंड पे विजिबल हो रहे हैं, तो कोई भी पर्सन शोल्डर सर्फिंग करके उन मेथड उनके आपके क्रेडेंशियल्स को देख सकता है। जस्ट लाइक जैसे कि आपका कोई भी एक वेबसाइट है, just example like appdev.com, it's just I'm taking like dummy name, and haha.php, this is a file type, and file type के साथ मैंने एक पैरामीटर यूज किया है, that is a parameter name is id and the value of the parameter that is fun. So ये जो पार्ट है ना, इसको बोलते हैं गेट पैरामीटर। क्या बोलते हैं, गेट पैरामीटर। अब जो ही नहीं, गेट पैरामीटर जो है वो कंप्लीटली आपका आईडी ही हो और वैल्यू जो है 1 ही हो सकता है वहां पे हैप्पीनेस इक्वल टू नल हो, दैट इज आल्सो अ टाइप ऑफ गेट पैरामीटर। तो ये डिपेंड करता है गेट पैरामीटर जो है वो आपका किस टाइप का, लाइक समथिंग इक्वल टू समथिंग, यू कैन से दैट दैट इज अ गेट पैरामीटर। तो वहां पे क्या है, आपको गेट पैरामीटर मिल जाता है। अगर आपको गेट पैरामीटर मिल गया तो आप उसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं। जबकि पोस्ट में क्या है, द मेथड विच हाइड एंड रिक्वेस्ट द डेटा from the database on the server secretly, that is twitter.com login.php। अगर आप ट्विटर पे जाके लॉगिन करते हो तो आपको डायरेक्टली login.php दिखाता है, या जो भी उसका लिंक है वो दिखाएगा, लेकिन आपको उस पर कंप्लीट पार्ट नहीं दिखाएगा कि आपको आईडी क्या मिल रही है, यानी आपकी सेशन आईडी क्या है या आपकी नॉर्मल यूजर आईडी क्या है, वो आपको विजिबल नहीं कराता। तो उससे क्या है कि जो भी डेटा जा रहा है वो पोस्ट के थ्रू जा रहा है, तो आपको आईडी यहाँ नहीं दिख रही, तो कोई भी पर्सन का शोल्डर सर्फिंग भी करता है तब भी वो नहीं देख पाएगा क्या आईडी है, राइट। तो इसको करने के लिए हम यूज करते हैं आइडोर वल्नरेबिलिटी। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द आइडोर। तो अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रेफरेंस occur when a developer exposes a refer to an internal implementation object such as a file, directory or database key. Without any access control check or the other protection, attackers can manipulate these references to access unauthorized data. Do not hear that malicious is able to access resources or the other users only. Both have the same level of accesses in case of IDOR। देखो यहाँ पे होता क्या है, IDOR vulnerability आपको ये बोलती है कि ये डेवलपर एंड की प्रॉब्लम है कि अगर आप एक अकाउंट पे लॉग इन हो तो आप दूसरे अकाउंट पे डायरेक्टली स्विच कर जाते हो विदाउट यूजिंग दैट क्रेडेंशियल्स ऑफ दैट another account person by the using of id to switching one account to another account. This is the vulnerability basically called as a IDOR vulnerability। तो इस केस में सपोज दैट एक वेबसाइट है, ये हंगामा के ऊपर एक्चुअली वर्किंग था, दैट्स आई एम टेकिंग एग्जांपल ऑफ हंगामा। तो hangama.com वेबसाइट है, उसके ऊपर user.php करके एक पेज है, ठीक है, लेट अस सपोज, जो कि हमें मिलता था लॉगिन करने के बाद, और उस बंदे ने लॉगिन किया है इस वाले से। अब वो करेगा क्या बंदा, उसने डायरेक्टली यानी कि अपनी आईडी को रिप्लेस करके दूसरे पर्सन की आईडी डाल दी। तो जैसे उसने दूसरे की आईडी डाली, वो विदाउट क्रेडेंशियल ऑफ फोर्थ पर्सन आईडी, फोर्थ पर्सन के क्रेडेंशियल्स के बिना ही उसके अकाउंट पे डायरेक्टली लॉगिन हो जाता है। क्यों हो जाता है, बिकॉज दिस वल्नरेबिलिटी इज कॉल्ड एज द इनसिक्योर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रेफरेंस। तो ये एक बहुत बड़ी वल्नरेबिलिटी थी जो इसके अंदर काम करती थी हंगामा के अंदर। इस टाइप की वल्नरेबिलिटी आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलती है कॉलेजेस की वेबसाइट पे या फिर आपके अटेंडेंस पोर्टल्स पे, कि वहां पे आप अपनी आईडी से लॉगिन करते हो और उसके बाद आप आईडी चेंज करके दूसरे के अकाउंट पे ऑटोमेटिकली लॉगिन हो जाते हो विदाउट पुटिंग द क्रेडेंशियल्स। तो
वो वहां पे क्या है आपकी आइडोर वल्नरेबिलिटी है, ठीक है। ये Yes, होता sir. क्यों है? बिकॉज ऑफ इम्प्रॉपर ऑफ वैलिडेशन। अगर इम्प्रॉपर वैलिडेशंस हैं तो वहां पे इस वल्नरेबिलिटीज को हम क्या करते हैं, गेट करते हैं और दूसरे अकाउंट में डायरेक्टली जंप कर जाते हैं। तो without proper validation it jump to the another account, that's why this vulnerability can occur। तो इसको रिप्रेजेंटेशन के लिए मैंने एक यहाँ पे एप्लीकेशन यूज कर रहा हूँ, that is the name of Wave1 जो मैंने डिजाइन कर रखा है यहाँ पे। अब उसमें क्या है, सेंसिटिव आपने इनसिक्योर डाटा अपडेट रेफरेंस पे गए, कैट आईडी हमने लिया। अभी देखो यूआरएल में मुझे क्या मिल रहा है, लॉग आउट कर देते हैं सबसे पहले। मैंने यहाँ पे जाके लॉग इन किया एडमिन एंड पासवर्ड एंड जस्ट क्लिक किया सबमिट। सबमिट करते ही इससे मुझे start1.php पे लेके आया, ऊपर कोई भी गेट पैरामीटर नहीं है। बट इफ आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन द माई अकाउंट, देन मुझे यहाँ पे id इक्वल टू 1 मिल रहा है, जिसमें id 1 वाले का यूजर नेम एडमिन है एंड द पासवर्ड इज अ पासवर्ड, राइट। अब मैं यहाँ पे जाके डायरेक्टली id कर देता हूँ 2। मैंने लॉग इन किया है 1 वाले से, लेकिन मैंने 2 करा और एंटर कर दिया 2 करते ही, ठीक है। एंटर करते ही मैं डायरेक्टली दूसरे वाले अकाउंट पे लॉग इन हो गया, जिसका यूजर आईडी 2 है, यूजर नेम एडमिन 1 है, पासवर्ड 1 है। समझ में आया? तो दिस काइंड ऑफ थिंग इज बेसिकली डन बाय द आइडोर वल्नरेबिलिटी। किसके थ्रू होता है? आइडोर के थ्रू। अब जैसे पोस्ट पे चले गए तो सबसे लॉग आउट कर लेते हैं। मैंने यहाँ जाके लॉग इन किया अगेन एडमिन एंड लॉग इन किया पासवर्ड एंड क्लिक किया सबमिट पे। सबमिट पे क्लिक करते ही इससे मुझे start2.php पे लेके आया। माई अकाउंट पे मैंने क्लिक किया, मुझे अकाउंट के अंदर एक्सेस तो मिला, बट मुझे ऊपर गेट आईडी पैरामीटर नहीं मिला। देख लो, कोई भी आईडी पैरामीटर नहीं मिल रहा है, ना ही कोई भी एडिशनल लाइक समथिंग पैरामीटर भी नहीं मिल रहा है। तो उस केस में जिससे मैं लॉग इन करूंगा, केवल उसी के ऊपर मैं क्या कर सकता हूँ, स्विच कर सकता हूँ। मैं ट्राई करूँ यहाँ से कि क्वेश्चन मार्क आईडी इक्वल टू 1, यही जा रहा था पहले। मैंने ट्राई किया कि मैं आईडी इक्वल टू 2 के ऊपर स्विच कर जाऊं, तो इट विल गिव मी द इनवैलिड अकाउंट। समझ लो? तो वो कैसे हो रहा है? वो हो रहा है आपका बिकॉज ऑफ हमने यहाँ पे क्या किया है, वैलिडेशंस प्रोसेस यूज करी है पोस्ट पैरामीटर के। क्लियर है गाइस? इनसिक्योर डाटा ऑब्जेक्ट रेफरेंस है ना। अब नेक्स्ट होता है आपका सेंसिटिव डेटा एक्सपोजर। सेंसिटिव डेटा एक्सपोजर जो वल्नरेबिलिटी है, वो आपकी डेफिनेटली इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की वल्नरेबिलिटी है, जिसमें हम अलग अलग टाइप की सिक्योरिटी किस तरह के ब्रीच कर सकते हैं वो हमें पता चलता है। तो many web applications do not properly protect sensitive data such as the username, IDs, credit card details, authentication credentials, etc. बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी होती हैं जो कि आपके इन सारी चीजों को क्या नहीं करती हैं, स्टोर ढंग से नहीं करती। यानी जैसे आप ई कॉमर्स वेबसाइट ले लो, तो वो स्टोर करानी है, बट सपोज दैट वो उनको प्लेन टेक्स्ट में स्टोर कराती है, एन्क्रिप्टेड टेक्स्ट में स्टोर नहीं कराती। तो attackers may steal or modify such weakly protected data to conduct credit card fraud, identity theft, or any other crimes also. These sensitive data is well expected to encryption also in which if the data is not encrypted and is in the plain text, it will be very easier to get fetched by the attacker or any other individual's persons. तो वहां पे क्या है कि अगर नॉर्मली आपका प्लेन टेक्स्ट में डेटा स्टोर हो रहा है, तो उसे फेच करना क्या हो जाता है, इजी हो जाता है, और वहां से अटैकर्स क्या करते हैं, उस डेटा को फेच कर लेते हैं। तो दिस काइंड ऑफ वल्नरेबिलिटी इज बेसिकली डन बाय द सेंसिटिव डेटा एक्सपोजर। तो इसके लिए क्या है, सेंसिटिव डेटा आपको पता होना चाहिए। तो वी ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द सेंसिटिव डेटा इन आवर फर्स्ट इन आवर सेकंड क्लास ऑफ इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने देखा था टाइप्स ऑफ कॉम्प्रोमाइजेशन ऑफ डेटा, हमने डिस्कस किया था, राइट। तो वही चीज है कि पर्सनल डेटा हो सकता है आपका, कॉन्फिडेंशियल हो सकता है, या फिर आपके फाइनेंशियल डेटा हो सकता है, या हेल्थ डेटा भी हो सकता है। क्यों होता है ये? इसके 3 रीजन है। पहला रीजन है when data is transmitted into the URL, यानी get parameter के थ्रू जा रहा हो, that is credential transmitted by the get parameter। तो यूजर नेम जा रहा होगा, पासवर्ड जा रहा होगा, और सबमिट पे अगर क्लिक किया सबमिट कर। तो ये क्या है, पहला रीजन हो सकता है। दूसरा रीजन क्या हो सकता है, when data is stored into the plain text form rather than stored into the hashes or encrypted form। अगर आपका डेटा स्टोर हो रहा है डेटाबेस के अंदर, तो वो हो सकता है आपके प्लेन टेक्स्ट में स्टोर हो रहा हो, जबकि उसको स्टोर किस में होना चाहिए, एन्क्रिप्टेड में या हैशेड फॉर्मेट में स्टोर होना चाहिए। तो अगर उसमें स्टोर नहीं हो रहा, तो उस केस में आपका सेंसिटिव डेटा एक्सपोजर हो सकता है वहां पे।
नेक्स्ट है आपका when data is stored in the text file rather than stored into a database। अब आप जब NoSQL पढ़ोगे तो आपको प्रोसीजर पता चलेगा कि टेक्स्ट फाइल में डेटा किस तरीके से स्टोर होता है। तो हो सकता है आपका डेटा जो है डेटाबेस में ना स्टोर होके आपके टेक्स्ट फाइल में स्टोर हो रहा हो इन द टाइप ऑफ लाइक एक्सेल फाइल, सीएसवी फाइल या समथिंग और डिफरेंट फाइल। तो उसको हम क्या बोलते हैं, वहां पे हम क्या कह सकते हैं कि हमारा जो डेटाबेस है उसके अंदर आपकी वेबसाइट है उसके अंदर किस टाइप की वल्नरेबिलिटी है, सेंसिटिव डेटा एक्सपोजर की वल्नरेबिलिटी है। क्लियर हुआ है ना? यस सर। तो गाइस ये आपकी वल्नरेबिलिटीज थी जो हमने दो डिस्कस करी है। इसका आपको डेटा रिप्रेजेंट होगा जब हम इस वल्नरेबिलिटी को उस पर ट्राई करेंगे, क्या कहते हैं, इसका इंजेक्शन करके, और हमें डेटा मिलेगा तो हमें वहां पे क्लियर हो जाएगी कि वहां पे इनमें से कोई भी वल्नरेबिलिटी है या नहीं है। ठीक है, सो ये आपकी दो वल्नरेबिलिटीज थी जो हमने यहाँ पे डिस्कस करी है। सो आज के लिए इतने रखेंगे, देन वी विल कंटिन्यू टुमारो and discuss our next part, that is a SQL injection।